हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने हिंदी का 8वां क्लास, और 8वें क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निबंध। अभी तक हम लोगों ने 7 क्लास पढ़ लिया है और 8वां क्लास, इसके बाद एक 9वां क्लास बनेगा। 9 क्लास में आपका ये 50 जो नंबर का होता है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले निबंध देख लेते हैं कि इसको कैसे हमको लिखना है। एक अच्छे तरीके से निबंध लिखने का जो एक आदर्श स्टाइल होता है, मतलब आदर्श तरीका, उसको कैसे लिखा जाए कि एक व्यक्ति देखते ही आपको कहे कि हाँ लिखा अच्छा गया है। ठीक है ना। चलिए, तो उस तरीके से हम लोग देखेंगे कि निबंध लिखा कैसे जाता है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, बस वो हेडिंग डालते हैं और ये मेन हेडिंग डालेंगे और ये हेडिंग डाल के शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस हिसाब से लिखिएगा, देखिएगा नंबर आपका कैसे मिलता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ऊपर निबंध मैंने लिख दिया है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप डाल लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, बेरोजगारी की समस्या, ये मेन हेडिंग है। उसके बाद आपको लिखना होगा रूपरेखा। ये रूपरेखा क्या होता है? रूपरेखा का अर्थ होता है ना कि आप कौन कौन से हेडिंग्स आप बताने वाले हैं, नीचे उन हेडिंग्स को पहले ही बता दीजिए। जैसे देखिए, रूपरेखा में आप पहला हेडिंग बनाने वाले हैं प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग क्या है आपका बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी का समाधान और उपसंहार। ठीक है, तो इस तरह से आप रूपरेखा डाल सकते हैं, और रूपरेखा में आपको हेडिंग्स पहले से ही याद रहेगा तभी आप डाल सकते हैं। ठीक है ना। और एक बात ध्यान दीजिए, क्या जरूरी नहीं कि ये हेडिंग जिस हिसाब से बना है उसी हिसाब से आपका हेडिंग रहे। आप अपने मन में हेडिंग थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, प्रस्तावना जैसे आपने लिख दिया, फिर हो सकता है कि आप लिख दें कि बेरोजगारी का अर्थ, ये भी हो सकता है। ठीक, बेरोजगारी के कारण, ये तो सही है। ठीक, फिर बेरोजगारी का समाधान मैंने लिखा है, हो सकता है आप बेरोजगारी का निवारण लिख दें, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ये कभी मत सोचिए कि जो बुक में है, किताब में है, सेम टू सेम हेडिंग रहे, जरूरी नहीं है वैसा हो। ठीक है ना, आप अपने मन से भी हेडिंग्स डाल सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला मैं प्रस्तावना पे बात करता हूं। प्रस्तावना का अर्थ होता है कि परिचय दीजिए, जिस हेडिंग के बारे में आप बताने जा रहे हैं उस हेडिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए, मेन मतलब जिस बारे में आप लिखने जा रहे हैं। ठीक है, बेरोजगारी के बारे में चलिए बताते हैं, सुनिए। तो प्रस्तावना, बेरोजगारी आज केवल हमारे देश की ही समस्या नहीं है, बल्कि अन्य सभी देश भी इस बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से त्रस्त हैं। बात क्लियर है? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, मैंने ये बुक से नहीं लिखा है, मैंने इसे अपने मन से बनाया हुआ है पूरा का पूरा। जरूरी नहीं कि आप बुक का लिखें, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एक लाइन एकदम बेस्ट था, जो एकदम आसान था कि बेरोजगारी आज केवल हमारे देश की समस्या नहीं है, बल्कि अन्य देश भी बेरोजगारी की वजह से परेशान है, त्रस्त है। ठीक है, ये हो गया। चलिए, दूसरी लाइन में आते हैं। बेरोजगारी का अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी काम को कम से कम दाम पर करने के लिए तैयार हो, परंतु उसे किसी काम का न मिलना। समझ पा रहे हैं ना आप? कि मतलब कोई व्यक्ति काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है, और वो सक्षम भी है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल पा रहा है। तो यही इसका अर्थ होता है कि बेरोजगारी, यानी व्यक्ति करना चाहता है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है, और कम से कम दाम पर। यह ध्यान दीजिए, न्यूनतम, कम से कम दाम पर। अच्छा, आगे समझिए। परंतु काम का न मिलना। ठीक है, आज लोग योग्य हैं, शिक्षित हैं, परंतु उन्हें कोई काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक, बूढ़े, बच्चे और दिव्यांग बेरोजगारी की गिनती में नहीं आते हैं। क्लियर है? एकदम आसान मैंने प्रस्तावना आपको लिखवाया है, एकदम मतलब वन ऑफ द बेस्ट, जितना मुझसे अच्छा बन सकता था मैंने बनाया है। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे कैसे याद करते हैं और अपने शब्दों में इसे कैसे बना करके लिखेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी भी चीज को लिखने जाइए तो एक बार उसको जरूर पढ़िए। बहुत बच्चे क्या होता है ना, सोचते हैं कि मैं तो लिख ही लूंगा। ऐसा कभी मत सोचिए, आपके पास लिखने के लिए शब्द होने चाहिए। शब्द कहाँ मिलेंगे? किताबों में या कहीं से देख कर, पढ़ कर, तभी ना शब्द आपको मिलेगा। तो उसको जरूर पढ़िए। चलिए, तो प्रस्तावना हमारा क्लियर हो गया। तो ये था प्रस्तावना। आप इसको कम से कम 3 बार पढ़िए, बस 3 बार एकदम मन से पढ़िएगा, ये आपको आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, बेरोजगारी के कारण। ठीक, चलिए अब दूसरे हेडिंग की बात करते हैं, बेरोजगारी के कारण। देखिए, अगर बेरोजगारी की बात करें तो दो तरह के लोग मिलेंगे। दो तरह के लोग मिलेंगे, कैसे? ग्रामीण बेरोजगार और शहरी बेरोजगार, दो तरह के आपको बेरोजगार मुख्यतः मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे अनेकों युवक मिलेंगे जिन्हें, यहाँ पे बिंदी लगा लीजिएगा, जिन्हें पढ़ने लिखने का अवसर ही नहीं मिला। ठीक, इसके बाद उनके लिए न घर
में कोई काम है और न बाहर। ऐसे अनेकों लोग मिलेंगे जिनको पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला गाँवों में, और उनके लिए न घर में काम है और न बाहर ही कोई काम है। ठीक, वे बाहर जाते भी हैं तो कुछ दिनों तक भटकने के बाद वापस लौट आते हैं और वापस आकर शराब, जुआ आदि नशों में पड़ जाते हैं। शराब में, जुआ में या अन्य गंदी आदतों में पड़ जाते हैं। और ऐसे अशिक्षित युवक समाज पर केवल एक बोझ बने हैं और कुछ नहीं। ठीक है ना। इस तरह से आप इसमें आप चाहे तो और भी बातें अपना ऐड कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, जहां तक शहरी बेरोजगारों की बात है, ये शिक्षित तो हैं परंतु इनके अनुरूप कोई कार्य नहीं है। ये शिक्षित हैं लेकिन इनके अनुरूप कोई कार्य नहीं मिल पा रहा है, और ये ग्रामीण से भी खतरनाक है। गांव की बात करें या शहर की, दोनों ही स्थितियों में बेकारी का मुख्य कारण सरकार के पास योजनाओं का अभाव है। यही तो मुख्य कारण है कि सरकार के पास उतनी योजनाएं नहीं है। ठीक है ना। ये सब मुख्य कारण है। तो ये रहा आपका कारण। तो कारण में आप इतना बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद आप अपने मन से भी कुछ वर्ड्स इसमें डाल सकते हैं, शब्दों को डाल सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग अपना अगला हेडिंग, बेरोजगारी का समाधान, कि बेरोजगारी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उस पर विचार करके आप अपने से भी लिख सकते हैं। बाकी जिन शब्दों को मैं लिखवा रहा हूं एक बार उसको जरूर पढ़िए और पढ़ करके उसको लिखने का प्रयास करिए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं तीसरा वाला हेडिंग। चलिए तीसरी हेडिंग में देखते हैं कि इसमें क्या है, बेरोजगारी का समाधान। तो समाधान कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है कि सरकार का ध्यान इस बढ़ती बेरोजगारी पर न गया हो। सरकार इसे दूर करने के लिए अनेकों योजनाएं तथा भर्तियां निकालती है। मतलब कि सरकार का ध्यान तो इस पर जाता है और अनेकों भर्तियां भी निकालती है, योजनाएं भी निकालती है, परंतु बढ़ती जनसंख्या के कारण ये योजनाएं सभी को काम देने में विफल हो जाती हैं। मतलब सभी को काम देना तो असंभव हो जाएगा ना, क्योंकि इतनी जनसंख्या बढ़ जा रही है इस वजह से। और आगे, यदि हम सभी केवल नौकरियों की तरफ न भागकर अपने पुराने व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा आपका समाधान। समाधान में बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि इसका समाधान लगभग असंभव है, इसलिए क्योंकि इतनी जनसंख्या हो चुकी है कि उसको सबकी पूर्ति नहीं करी जा सकती है। इसलिए हम लोगों को अपने व्यवसाय की तरफ जाना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग काम, माता पिता काम कर चुके हैं या उनके पिता काम कर चुके हैं, उन कामों को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें तो हमारी बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो सकती है कुछ हद तक। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग उपसंहार की तरफ, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक लास्ट बात बताना चाहता हूं। क्या? सुनिए, जब भी किसी हेडिंग्स को आप डालेंगे ना तो हमेशा पहली हेडिंग उसका हमेशा प्रस्तावना रखना चाहिए। हमेशा प्रस्तावना का मतलब परिचय, और लास्ट हेडिंग उसका क्या होना चाहिए? उपसंहार। हाँ, बीच में आप कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब उसके अनुरूप, उसके हिसाब से आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे सुनिए, मान लीजिए कि प्रदूषण पे आपको लिखना है। ठीक, अगर आपको प्रदूषण पे लिखना है तो प्रदूषण के लिए सबसे पहले प्रस्तावना हो गया, लास्ट में उपसंहार हो गया। अब बीच में आप प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण का निवारण, ये सब आप डाल सकते हैं। उन्हीं के बीचों में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मतलब हेडिंग्स बहुत सारा आप बना सकते हैं अपने मन से। ठीक है ना। तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा आपको पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको लास्ट में मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा आपको पढ़ना है। ठीक, चलिए चलिए, तो ये वाला ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, और फिर से कम 3 बार पढ़िए तो आपको मन में याद हो जाएगा कुछ कुछ क्या लिखना है। चलिए लास्ट हेडिंग देखते हैं इसका, उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है कि निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या उपसंहार है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अब उपसंहार को देखते हैं इसमें क्या है। ठीक, उपसंहार, जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था, मतलब जब आजाद हुआ था, तो उस समय हमारे देश की जनसंख्या मात्र 40 करोड़ थी या उससे कम ही थी। मात्र 40 करोड़ थी या उससे कम थी, और वर्तमान में यह बढ़कर लगभग 140 करोड़ हो गई है। 140 करोड़ मतलब 100 करोड़ की वृद्धि हो गई है। ठीक, यही कारण है कि सरकार की सारी योजनाएं इस बढ़ती बेरोजगारी को रोकने में सक्षम नहीं है, असक्षम हो जा रही है। अनेक नए उद्योग धंधों के
खुलने से देश व्यवसाय के मार्ग पर तेजी से अग्रसर है। अनेकों धंधे खुल रहे हैं, व्यवसाय खुल रहे हैं, तो उस पर तो अग्रसर है, परंतु बढ़ती आबादी के सामने सारी योजनाएं बेअसर साबित हो रही हैं। तो ये रहा आपका पूरा उपसंहार के साथ बेरोजगारी की समस्या पर पूरा निबंध। इसको आप जरूर पढ़िएगा अच्छे से, एकदम समझ के, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको मैं जितने वीडियोस बनाऊं सब आपको मिलता जाए, ठीक है। अभी मैं 10 का बना रहा हूं, फिर मैं 11-12 का भी बनाऊंगा। इसी तरह से आपको मैं अभी विज्ञान का न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो सारे वीडियोज आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पत्र कैसे लिखें, पत्र लेखन। हम लोग को लेटर लिखना है हिंदी में, ठीक है ना। तो वो लास्ट हम लोग का वीडियो होगा 50 नंबर वाले में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना पूरा बहुविकल्पी जो OMR सीट होता है, उसको पढ़ेंगे कि OMR सीट को कैसे हल करें, कैसे पूरा उसका पढ़ें, क्या क्या आता है। क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा वो, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।